अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक क्लास 7 साइंस है। प्रीवियस वीडियो में चैप्टर नंबर 1 क्लास 7 का फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस तक डन कर चुके थे। हम मूव करेंगे रिस्पायरेशन के प्रोसेस पे, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि आने वाली वीडियोस के अपडेट्स आपको टाइम रिसीव होती रहें। रिस्पायरेशन, एनिमल्स एंड प्लांट्स नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव। इंसानों और जानवरों को एनर्जी की नीड है ताकि वो ज़िंदा रह सकें, ठीक है। टू ग्रो, ज़िंदा रह सकें। ग्रो मतलब बड़े हो सकें। रिप्रोड्यूस, आगे स्पीशीज़ प्रोड्यूस कर सकें। एंड मूव, ताकि चल सकें, ठीक है। दे ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम देयर फूड बाय केमिकल प्रोसेस कॉल्ड रिस्पायरेशन। इनको एनर्जी कैसे हासिल होती है? कि खाना खाते हैं तो खाने से एनर्जी हासिल होती है एक केमिकल प्रोसेस के जरिए, इसको हम कहते हैं रिस्पायरेशन, ठीक है। खाने से एनर्जी निकालने के प्रोसेस को कहते हैं रिस्पायरेशन। इट इज़ रादर लाइक बर्निंग बट विदाउट द हीट एंड फ्लेम्स। अच्छा, इसको रिस्पायरेशन के प्रोसेस को बर्निंग का प्रोसेस भी कहा जाता है, सही है, लेकिन इसके अंदर हीट या फ्लेम की नीड नहीं होती। ग्लूकोज रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, तो प्रोसेस क्या होगा? रिस्पायरेशन, ठीक है। एनर्जी की प्रोडक्शन का प्रोसेस रिस्पायरेशन कहलाता है, ओके। ड्यूरिंग रिस्पायरेशन के दौरान एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस बाय प्लांट। एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं कम आउट फ्रॉम द लीव्स स्टोमेटा इन इट्स लीव्स। स्टोमेटा से बाहर, मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी ऑफ प्लांट के अंदर, ठीक है। गैसेस इन बैलेंस, गैसेस का बैलेंस कैसे रखा जाता है? प्लांट रिस्पायर ऑल द टाइम। प्लांट्स रिस्पायरेशन पूरे दिन कर सकता है। और एंड लाइक एनिमल्स, प्लांट ऑल्सो रिक्वायर स्टडी ऑफ सप्लाई ऑक्सीजन। मैंने आपको एनिमल वाले चैप्टर में पढ़ाया था, मैं चैप्टर नंबर 2 आप लोगों को समझा चुकी हूँ रिस्पायरेशन वाला। तो फर्स्टली जाके आप लोग वो देख लीजिएगा एंड नेक्स्ट चैप्टर मूव करिएगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स को जो है वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की नीड होती है, स्टडी सप्लाई ऑक्सीजन की नीड होती है। स्टडी का मतलब फ़ौरन ऑक्सीजन की नीड होती है एनिमल्स की तरह। इन सनलाइट प्लांट मेक ऑक्सीजन बाय फोटोसिंथेसिस। सनलाइट की मदद से प्लांट फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो होता है उस पर प्लांट ऑक्सीजन बनाते हैं। ऑक्सीजन उसका इतना काम की नहीं है। दे मेक मोर देन दे नीड फॉर रिस्पायरेशन। वो इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन बना लेते हैं जितनी रिस्पायरेशन के लिए भी नीड नहीं होती है। एंड सो द स्पेयर ऑक्सीजन गोज इनटू द एटमॉस्फेयर। तो बाकी जो ऑक्सीजन बच जाती है वो एटमॉस्फेयर में चली जाती है। कुछ ऑक्सीजन यूज़ जाती है रिस्पायरेशन के प्रोसेस में और कुछ ऑक्सीजन जो है वो प्लांट से बाहर निकल जाती है, ठीक है। एट नाइट, रात के दौरान फोटोसिंथेसिस स्टॉप। फोटोसिंथेसिस जो है वो रुक जाता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस को ज़रूरत होती है लाइट की। जब लाइट ही नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस रुक जाएगा, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस सिर्फ दिन के वक्त होता है। बट द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन कंटिन्यूज, लेकिन रिस्पायरेशन का प्रोसेस है वो सुबह से शाम तक कंटिन्यू रहता है और रात में भी नहीं रुकता, कभी भी नहीं रुकता। हाउएवर प्लांट यूज़ लेस ऑक्सीजन ड्यूरिंग द नाइट। प्लांट जो है वो बहुत कम ऑक्सीजन यूज़ करते हैं रात में। देन दे गिव आउट ड्यूरिंग द डे, जितनी वो दिन में यूज़ करते हैं। दिन में ज़्यादा यूज़ करते हैं, रात में कम यूज़ करते हैं, ठीक है। और ओवरऑल प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट सरप्लस ऑक्सीजन, वाइल एनिमल टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट सरप्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, कह रहे हैं प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। और एनिमल्स जो हैं ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, उल्टा है। बिकॉज बिटवीन दैम दे कीप द गैसेज इन द एटमॉस्फेयर इन बैलेंस। ऐसे गैसेज जो एटमॉस्फेयर में बैलेंस रहती हैं। अब देखो, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लिए जा रहे हैं और ऑक्सीजन बाहर निकाले जा रहे हैं, तो बाहर सिर्फ ऑक्सीजन रह गई और अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रह गई। इसका मतलब इन्वायरमेंट से तो कार्बन डाइऑक्साइड खत्म हो रही है ना। अब खत्म ना करने के लिए क्या निज़ाम बनाया गया है कि प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेंगे, ऑक्सीजन बाहर निकालेंगे। मैं यहाँ पे आपको साइकिल बना के दिखाती हूँ। ये एटमॉस्फेयर है हमारा, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जो है, अब ये प्लांट है, ये इंसान, प्लांट क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। इंसान क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। मतलब इसने कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ली, कार्बन डाइऑक्साइड माइनस। इसने क्या ली? ऑक्सीजन अंदर, ऑक्सीजन माइनस। अब बाहर अगर ये दोनों सेम प्रोसेस करते हैं तो बाहर तो कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन दोनों में से कोई चीज़ खत्म हो जाती, लेकिन प्लांट्स जो हैं वो ऑक्सीजन रिलीज़ कर देते हैं और इंसान कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस एटमॉस्फेयर में मेंटेन रहता है, सही है। अब फोटोसिंथेसिस और रिस्पिरेशन में डिफरेंस पढ़ लें। पहले मैंने एनिमल्स में पढ़ा था, प्लांट्स में पढ़ते हैं, ठीक है। टेक्स प्लेस क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ठीक है। टेक प्लेस माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस करती है, मतलब ग्लूकोज CH6H12O6। और रिजल्ट इन द ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के टूटने से रिस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। अकर्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सिर्फ सनलाइट की रोशनी में होती है और ये हर टाइम होती है। टेक प्लेस ऑल द टाइम, हर वक्त होती रहती है। ऑक्सीजन इज रिलीज, ऑक्सीजन जो है वो निकाली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ की जाती है।
ऑक्सीजन यूज़ की जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकाली जाती है रिस्पायरेशन में। अकर्स इन मेनली प्लांट्स में, सिर्फ प्लांट्स के अंदर होती है। ये हर लिविंग सेल्स के अंदर होती है, मतलब जितने भी जानदार चीज़ें यूनिसेलुलर हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर हैं, जितनी भी हैं, सॉरी यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर, सब में होती है। एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करते हैं और ये एनर्जी निकालते हैं। ये एनर्जी नहीं निकालते, सिर्फ खाना बनाने का प्रोसेस है ये, खाना बनाने का नहीं, एनर्जी बनाने का प्रोसेस है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर इनसाइड लिविंग थिंग्स अकर्स इन साइकिल, साइकिल के दौरान, साइकिल के अंदर होती है और एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। दोनों में सिमिलैरिटीज़ हैं और ये दोनों डिफरेंस है। ओके, अब हम मूव करते हैं प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन पे, ठीक है। जाइलम वेसल आर लाइक पाइप्स एज दे एम्प्टी एक्सेप्ट फॉर द वाटर दैट फिल्स देम। जाइलम वेसल जो है वो वाटर को, जब वाटर को हमें पता है कि प्लांट की बॉडी में मूव कराती हैं, तो जाइलम वेसल जो है वो बिल्कुल खाली होती हैं, जिसके ज़रिए वाटर जो है वो ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। और जाइलम वेसल सिर्फ वाटर को ट्रांसफर कर सकते हैं, तो ये सिर्फ वाटर के लिए खाली होती है। वाटर इज़ नॉट पुश्ड फ्रॉम द रूट ऑफ द लीव्स, इंस्टेड इट इज़ पुल्ड बाय द एवापोरेशन ऑफ वाटर। वाटर जो है वो धक्का नहीं दिया जाता वाटर को नीचे से ऊपर के रूट से धक्का दिए, रूट धक्का देने के ऊपर जाओ नहीं, जाइलम वेसल्स जो हैं वो उसको पुल करके खींच के खुद लेकर जाती हैं। खींचना और धक्का देना फ़र्क है, ठीक है। रूट्स खुद धक्का नहीं देती, जो जाइलम वेसल उसको खींच के ऊपर लेके जाती हैं, एवापोरेट करती हैं पानी को, ठीक है। ट्रांसपरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम प्लांट लीव बाय द एवापोरेशन ऑफ वाटर एट द सर्फेस ऑफ द मेसोफिल सेल फॉलोड बाय द डिफ्यूजन ऑफ वाटर वेपर थ्रू द स्टोमेटा। ट्रांसपायरेशन वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए वाटर जो है वाटर वेपर के ज़रिए आबे बखारत बन के प्लांट से लॉस हो रहा है, ठीक है। किसके ज़रिए लॉस हो रहा है? प्लांट से। लीव्स और स्ट्रोमेटा ओपन होते हैं और जितना भी वाटर है वो प्लांट से सनलाइट के दौरान आबे बखारत बन के उड़ जाता है, ठीक है। उससे कहते हैं ट्रांसपायरेशन। वाटर एवपोरेट फ्रॉम द लीव एंड डिफ्यूज आउट ऑफ द टाइनी पोर्स। वाटर जो है, पानी जो है वो एवापोरेट हो जाता है, आबे बखारत बन के उड़ जाता है लीव्स के ज़रिए, और निकलता कैसे है? टाइनी पोर्ट, लीव्स में छोटे छोटे से ज़रात होते हैं उनमें। द स्टोमेटा, ज़रात को क्या कहते हैं? स्टोमेटा। ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीव्स के नीचे वाले साइड पे। एज द वाटर एवापोरेट, जब वाटर आबे बखारत बन के उड़ जाता है, मोर सैप इज ड्रॉन आउट ऑफ द जाइलम टू रिप्लेस इट। जाइलम और पानी भेजता है ताकि प्लांट को, और क्योंकि प्लांट का पानी तो निकल चुका है, एवापोरेट होकर एटमॉस्फेयर में जा चुका है, तो जाइलम जो है वो और सैप भेजता है, मतलब और पानी भेजता है प्लांट के लीव्स को, ठीक है, ताकि इस पानी को जो निकला है उसको रिप्लेस कर सके। सेंस द जाइलम सेल्स फ्रॉम अ सीरीज ऑफ कंटिन्यूस ट्यूब। तो जाइलम सेल्स जो हैं वो एक कंटिन्यूस ट्यूब की सीरीज़ में बन जाते हैं और वाटर जो हैं, वाटर और मिनरल सॉल्ट्स जो हैं वो रूट से लीफ की तरफ पहुँचाते रहते हैं, ठीक है। दिस फ्लो इज़ कॉल्ड अ ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम। इस फ्लो को ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम कहते हैं, जब पानी ऊपर से नीचे मूव कर रहा होता है और आबे बखारत बन के उड़ रहा होता है। अच्छा, एज द स्पीड ऑफ ट्रांसपायरेशन हम पढ़ेंगे, कितना रह गया? सही है। स्पीड ऑफ ट्रांसपायरेशन वेरीज विद द कंडीशन ऑफ प्लांट एंड इट्स सराउंडिंग। ट्रांसपायरेशन मतलब वाटर के एवापोरेट होने की स्पीड जो है वो अकॉर्डिंग टू प्लांट, मतलब प्लांट किस जगह पर है और मौसम कौन सा है, इसके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। अगर मौसम गर्मी का होगा तो बहुत ज़्यादा ट्रांसपायरेशन होगी, सर्दी का मौसम होगा तो इतना ट्रांसपायरेशन नहीं होगी। व्हेन वाटर इज़ इन शॉर्ट सप्लाई, जब वाटर बहुत ज़्यादा कम पानी को मिल रहा होता है, रूट्स को वाटर बहुत ज़्यादा कम प्लांट को मिल रहा होता है, मतलब रूट्स में बहुत ज़्यादा कम पानी है, तो रूट खुद भी यूज़ करेंगे और ऊपर कम पानी पहुँचाएंगी। अच्छा, और इफ़ द रूट्स ऑफ द प्लांट आर डैमेज, और जब रूट्स डैमेज हो जाती है तो बहुत ज़्यादा कम पानी ऊपर आता है। द प्लांट स्लोज डाउन द रेट ऑफ रिस्पायरेशन बाय विल्टिंग। अच्छा, विल्ट का मतलब होता है सुकड़ना। अब क्या है, जब पानी बहुत ज़्यादा कम मिल रहा है या रूट्स जो है डैमेज हो चुकी हैं, तो रूट्स ऊपर पानी बहुत ज़्यादा कम पहुँचाएंगे तो पत्ते जो हैं वो सुकड़ना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उनको ट्रांसपायरेशन, उनको पानी ही नहीं मिल रहा। However, there are other factors which can affect the rate of transpiration. ये factors हैं जो ट्रांसपायरेशन के रेट को इफेक्ट करते हैं। लाइट इंटेंसिटी, लाइट कितनी है। ट्रांसपायरेशन इंक्रीजेज इन ब्राइट लाइट, ट्रांसपायरेशन जो है बढ़ जाती है तेज़ रोशनी में। वाई? द स्टोमेटा ओपन वाइडर, जब तेज़ लाइट होती है तो स्टोमेटा ज़्यादा खुल जाते हैं, स्टोमेटा ज़्यादा खुलते हैं तो अलाउ मोर कार्बन डाइऑक्साइड इन द लीफ फॉर फोटोसिंथेसिस, और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा जो है पानी बाहर निकलेगा। ओके, टेम्परेचर, ट्रांसपरेशन इज़ फास्टर इन हाई, मैंने आपको पहले बताया कि टेम्परेचर ज़्यादा होगा ट्रांसपरेशन ज़्यादा होगी। एवापोरेशन एंड डिफ्यूज आर फास्टर एट हाई टेम्परेचर, पानी ज़्यादा हाई बुखारत बन के उड़ेगा जब गर्मी होगी, मतलब हाई टेम्परेचर होगा। विंड, हवा। ट्रांसपायरेशन इज़ फास्टर, जो ट्रांसपरेशन तेज़ होगी जब हवा तेज़ होगी। एयर मूवमेंट रिमूव्स वाटर वेपर क्विकली, एयर मूवमेंट जो है, जब हवा की मूवमेंट वाटर वेपर को जल्दी जल्दी से रिमूव करती है, तो इसलिए वाटर जो है ज़्यादा से ज़्यादा वाटर वेपर मतलब आबे बुखारत बन के निकलेगा जैसे जैसे हवा उसके पास से मूव होगी, ठीक है, क्योंकि हवा जो है उस पानी को बार बार उड़ा के लेके जाएगी। ह्यूमिडिटी, नमी। ट्रांसपायरेशन जो नमी की वजह से कम हो जाती है, क्योंकि अगर बाहर नमी है, मौसम सही है, तो ट्रांसपायरेशन कम हो जाएगी। एवापोरेशन डिफ्यूजन ऑफ वाटर वेपर आउट ऑफ द लीफ स्लोज डाउन एट हिज लीफ इज ऑलरेडी सराउंडेड बाय मॉइस्ट एयर। अच्छा,
जब सुबह ओस गिरती है, शबनम गिरती है, जो भी होती है, सुबह जब गिर रही होती है ना, तो पत्ते गीले हो जा रहे हैं, उस टाइम ट्रांसपरेशन जो है बहुत कम हो जाती है, क्योंकि पत्ते जो है पहले से गीले, तो इसलिए पत्ते गीले हैं, तो उससे जो पानी है वो ट्रांसपायरेशन जो है, जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी, जितनी ज़्यादा नमी होगी, उतनी ज़्यादा ट्रांसपायरेशन आहिस्ता होगी। इन ड्राई एयर के अंदर द डिफ्यूजन ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द लीफ टू द एटमॉस्फेयर विल बी रैपिड। डिफ्यूजन ऑफ वाटर जो है, वाटर वेपर जो हैं वो ज़्यादा तेज़ डिफ्यूज़ होंगे। हाउएवर द स्टोमेटा में क्लोज, जब स्टोमेटा बंद होगा तो वाटर लॉस जो है वो रुक जाएगा। नंबर ऑफ लीव्स कितने हैं, जितना लीव्स होंगे उतना ज़्यादा ट्रांसपायरेशन होगा, जाहिर सी बात है। जितनी ज़्यादा सरफेस, जितनी ज़्यादा लीव्स होंगे उतनी ज़्यादा लीव्स में से पानी निकलेगा। साइज़ ऑफ लीफ का साइज़ जितना बड़ा होगा उतनी जल्दी ट्रांसपायरेशन होगी। सिंपल सी बात है, ठीक है। ट्रांसपायरेशन की इंपॉर्टेंस क्या है? इट मेंटेन वाटर बैलेंस रखती है। अगर पानी प्लांट में आता रहेगा और बाहर निकलेगा तो प्लांट जो है वो मुरझा जाते हैं, जब बहुत ज़्यादा पानी मिलता है तो, ठीक है, प्लांट रफ हो जाएगा। तो इसलिए वाटर बैलेंस रखना ज़रूरी है। जितना पानी आता है वो आधा यूज़ करें तो आधा अपनी ट्रांसपायरेशन के जरिए बाहर निकालें, किसको नीड नहीं होती। बाय एवोपरेटिंग एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, ज़्यादा पानी होगा तो उसको एवोपरेट कर देंगे बाहर। प्रिवेंट्स विल्टिंग ऑफ लीव्स एंड प्लांट, ताकि लीव्स जो हैं वो सुखड़े ना और छोटे ना हों। इट एड्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स बाय रूट से एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करवाता है। इट कंट्रोल्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अच्छा, फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन में मदद करता है, क्योंकि स्टोमेटा इसके बाहर निकलने से खुलते हैं और इसके अंदर आने से बंद हो जाते हैं। एंड मेंटेन सूटेबल टेम्परेचर जो है ये प्लांट को कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है और टेम्परेचर मेंटेन रखता है प्लांट के अंदर, ठीक है। अब पढ़ेंगे ट्रांसपायरेशन ऑफ फूड की ट्रांसपायरेशन कैसे होती है, प्लांट की उसकी वाटर की तो हो गई है, फूड की डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, फ्लोएम से होती है, याद रखना। द फूड मेड इन द लीव्स बाय फोटोसिंथेसिस जो है वो खाना बनाते हैं, तो ऊपर से नीचे लीव्स से रूट्स तक जो खाना लेके जाते हैं उन्हें हम कहते हैं ट्यूब्स ऑफ फ्लोएम, सीव ट्यूब्स, ठीक है। सीव ट्यूब्स जो है वो खाना लेके जाती हैं ऊपर से नीचे। द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड मिनरल सॉल्ट, फूड का ट्रांसपोर्ट और मिनरल सॉल्ट का ट्रांसपोर्ट फ्लोएम ट्यूब के जरिए होता है, इसे कहते हैं ट्रांसलोकेशन, ठीक है। फूड मेनली इन द फॉर्म ग्लूकोज, फूड जो है वो ग्लूकोज के फॉर्म में होता है। स्ट्रॉन्ग अलॉन्ग फ्लोएम सेल्स इन द लीव स्टेम एंड रूट्स टू वेयर दे आर नीडेड। फ्लोएम ट्यूब जो हैं वो ग्लूकोज को स्टेम, लीव्स, रूट्स और अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट तक पहुंचा देती हैं जहाँ जहाँ इसकी नीड होती है। द फ्लोएम सैप कंटेन्स, फ्लोएम सैप के अंदर ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और मिनरल्स होते हैं, जिसको फ्लोएम सैप मतलब जो फ्लोएम के अंदर सामान भरा हुआ है। तो फ्लोएम किस को लेके जाता है? ग्लूकोज का, अमाइनो एसिड का और मिनरल्स को, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट के अंदर न्यूट्रिएंट्स क्या हैं, उसको कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की नीड है? प्लांट नीड मोर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की नीड होती है ताकि वो और हेल्दी ग्रो कर सके। दे ऑल्सो नीड मिनरल सॉल्ट, इसको मिनरल सॉल्ट्स की भी नीड होती है, प्लांट न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। मिनरल सॉल्ट्स कौन कौन से हैं? न्यूट्रिएंट्स आर एब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द सॉइल इन स्मॉल क्वांटिटीज एज साइंस बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन द रूट्स। कहते न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो मिनरल सॉल्ट्स कहाँ से एब्जॉर्ब किए जाते हैं? सॉइल से, मट्टी से एब्जॉर्ब किए जाते हैं, क्योंकि मट्टी के अंदर बहुत सारे मिनरल्स हैं। न्यूट्रिएंट्स आर नीडेड फॉर हेल्दी ग्रोथ, ज़्यादा ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है। दे आर यूज फॉर वैरायटी ऑफ पर्पस इन प्लांट। इफ दिस न्यूट्रिएंट्स आर लैकिंग इन द सॉइल देन प्लांट डू नॉट ग्रो वेल। अच्छा, कहते हैं ना कोई मिट्टी जरखेज़ नहीं है, यहाँ प्लांट नहीं उग सकता। क्यों? जरखेज़ का मतलब क्या होता है? मतलब उस मिट्टी के अंदर मिनरल सॉल्ट्स नहीं है। मिनरल सॉल्ट्स नहीं होंगे तो वहाँ प्लांट नहीं ग्रो करेगा। कहीं कहीं प्लांट उगाते हैं, छोटा सा उग के वो ख़त्म हो जाता है, बड़ा नहीं बन, सिंपल पौधा रहता है, दरख्त नहीं बनता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मिनरल सॉल्ट्स की कमी होती है। जहाँ मिनरल सॉल्ट्स की कमी होगी मतलब जरखेज़ मिट्टी नहीं होगी, वहाँ प्लांट नहीं उग सकता। एंड इफ द सॉइल डज नॉट कंटेन न्यूट्रिएंट्स, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे, तो फार्मर एंड ग्रोअर्स में एड मोर फर्टिलाइजर टू रिप्लेस द मिसिंग न्यूट्रिएंट। तो फार्मर जो है वो खाद डालते हैं ताकि न्यूट्रिएंट्स की कमी पूरी करने के लिए, ठीक है। When required by the plant, mineral salts are able to enter the roots by process called active transport. जब प्लांट्स को नीड होती है मिनरल सॉल्ट्स की तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के प्रोसेस के जरिए रूट से ऊपर तक जो है मिनरल सॉल्ट्स पहुंचा दिए जाते हैं। द सेल यूज एनर्जी, सेल जो है वो एनर्जी यूज़ करता है, रिस्पायरेशन से एनर्जी रिलीज होती है, तो उस प्रोसेस के जरिए प्लांट जो है एनर्जी यूज़ करके मिनरल सॉल्ट्स को सॉइल से ऊपर बुला लेता है, ठीक है। किसके प्रोसेस के जरिए? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम और मैग्नीशियम जो है प्लांट्स के लिए प्लांट्स जो है वो सॉइल से लेता है, तो ये प्लांट्स के लिए क्या हुए? न्यूट्रिएंट्स। नाइट्रोजन का रोल क्या है? नाइट्रोजन इज़ इंपॉर्टेंट टू मेक प्रोटीन। नाइट्रोजन यूज़ करता है, प्लांट जो है नाइट्रोजन यूज़ करते हैं प्रोटीन बनाने के लिए, जो कि ग्रोथ में मदद करता है। पोटेशियम इज़ इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ ऑफ फ्लावर और फ्रूट की ग्रोथ के लिए पोटेशियम इंपॉर्टेंट है। फॉस्फोरस जो है वो रूट्स की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफिल जो है एक अहम किरदार अदा करता है किसके अंदर? फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। तो यहाँ हमारा होता है चैप्टर 1 एंड। अच्छा, इससे पहले आपको बता दूँ मैं चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 7 और चैप्टर 3
चैप्टर 1 है प्लांट सिस्टम, चैप्टर 2 ह्यूमन सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी सिस्टम, चैप्टर 3 इम्यूनिटी एंड डिजीज़, और चैप्टर 7 सॉल्यूशन में समझा चुकी हूँ। और इम्यूनिटी और सॉल्यूशन की मैं ये एक्सरसाइज भी लगा चुकी हूँ क्वेश्चन आंसर के साथ। और बाकी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम और प्लांट सिस्टम की मैं कल अपलोड कर दूँगी इंशाल्लाह, तो आप लोग वो कंप्लीट कर लीजिएगा। और कोई भी चैप्टर है जो आपको समझना है, आप किस चैप्टर की नीड है, कोई बुक है जिसकी आपको नीड है समझने की, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, ठीक है।